पुरानी इकोनॉमिक सोच है कि किसी मुल्क की दौलत उस चीज से मापी जाती है जो वो जमीन से निकालता है, फैक्ट्रीज में बनाता है या असेंबल करता है, यानी क्वांटिटी ज्यादा, आइडियाज की क्वालिटी कम। मॉडर्न जमाने के ज्यादा हिस्सों में ये सोच ठीक भी थी। जमीन, मेहनत और पैसा ये ग्रोथ के 3 बुनियादी सुतून थे। फैक्ट्री को डेवलपमेंट का मरकज माना जाता था, लेकिन अब कुछ ऐसा बदल चुका है जो वापस नहीं होगा। आज दुनिया की सबसे कीमती कंपनीज के पास माइंस नहीं है। सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म्स का बजट कभी कभी एक हाईवे से भी कम होता है। श्रीनगर का एक हाथ से बुना हुआ कारपेट अगर सही तरीके से ब्रांड और प्रेजेंट किया जाए तो उसकी कीमत स्टील इंडस्ट्री को भी हैरान कर दे। यहाँ एक नई चीज उभर रही है। क्रिएटिविटी अब खुद एक कैपिटल बन रही है, और वो भी बिल्कुल इकोनॉमिक सेंस में। इसी कंसेप्ट को इकोनॉमिस्ट्स और पॉलिसी मेकर्स ऑरेंज इकोनॉमी कहते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो इमेजिनेशन, कल्चर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर खड़ा है। ये कोई नया ट्रेंड नहीं बल्कि पुरानी चीज का एक नया नाम है। ऑरेंज रंग क्रिएटिविटी का सिंबल माना जाता है, इसलिए नाम दिया गया है। ग्लोबल डेटा के मुताबिक क्रिएटिव सेक्टर दुनिया के कई मुल्कों में जीडीपी का 0.5% से लेकर 7.3% तक का हिस्सा देता है। एम्प्लॉयमेंट भी 0.5% से 12.5% तक लोगों को मिलती है। 2022 तक क्रिएटिव सर्विसेज एक्सपोर्ट्स $1.4 ट्रिलियन तक पहुंच चुके थे, जो 2017 से 29% ज्यादा है। डेवलपिंग कंट्रीज ने भी अपना हिस्सा डबल किया है, लेकिन अभी भी असली फायदा डेवलप्ड कंट्रीज को मिलता है, खासकर सर्विसेज सेक्टर में, जहां प्रॉफिट और पावर दोनों ज्यादा हैं। ये सब एक बड़े स्ट्रक्चरल चेंज की निशानी है। अगर हम इकोनॉमी की हिस्ट्री देखें तो पहले जमाने में एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट हुआ, जहां मशीन ने इंसान की फिजिकल मेहनत को रिप्लेस किया। फिर नॉलेज इकोनॉमी आई, जहां एजुकेशन और इनोवेशन ने पैसा बनाना शुरू किया। अब ऑरेंज इकोनॉमी इस सोच को और आगे ले जाती है। ये कहती है कि असली वैल्यू एक आइडिया में होता है, एक कहानी, एक डिजाइन, एक गाना या एक रिवायत जो दुनिया को बेची जा सकती है। यहाँ एक बड़ा फर्क है। एक मशीन वक्त के साथ पुरानी होती है, एक मजदूर थक जाता है, लेकिन एक आइडिया को बार बार बेचा जा सकता है, वो भी लगभग 0 कॉस्ट पर। अगर कोई मुल्क अपनी क्रिएटिविटी को मोनेटाइज कर लेता है तो वो सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि एक्सपीरियंसेस और आईपी बेचता है, जिनकी कीमत वो खुद तय करता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल साउथ कोरिया है। के पॉप, के ड्रामा और के ब्यूटी ने सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि टूरिज्म और ब्रांड्स के जरिए बिलियंस कमाए हैं। ये सॉफ्ट पावर नहीं, सीधा पैसा है। यहाँ एक प्रॉब्लम भी है। ऑरेंज इकोनॉमी सबको बराबर फायदा नहीं देती। डेवलप्ड कंट्रीज अभी भी क्रिएटिव सर्विसेज में 80% कंट्रोल रखती हैं। डेवलपिंग कंट्रीज ज्यादातर लो वैल्यू गुड्स तक महदूद हैं, जिसे वाराणसी के वीवर्स जिनकी डिजाइन्स पेरिस के रनवे पर यूज होते हैं, उसे पेरिस वाली कीमत नहीं मिलती। मतलब कल्चरल टैलेंट है लेकिन सिस्टम नहीं। एक और बड़ी प्रॉब्लम है, जीडीपी क्रिएटिव काम को प्रॉपर्ली काउंट ही नहीं करता है। बहुत सी चीजें जो असल में वैल्यूएबल है, जैसे पश्मीना डिजाइन, लद्दाख की स्टोरी टेलिंग या मुगल आर्किटेक्चर, वो किसी डेटा में प्रॉपर्ली नजर ही नहीं आते। जब किसी चीज को काउंट नहीं किया जाता तो उस पर इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती और उस सेक्टर के लोगों को सपोर्ट भी नहीं मिलता। ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है कि क्या ऑरेंज इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग को रिप्लेस करेगी? जवाब सिंपल है। इंडिया जैसे मुल्क के लिए मैन्युफैक्चरिंग अभी भी जरूरी है, जॉब्स के लिए और ग्रोथ के लिए, लेकिन दोनों साथ चल सकते हैं। डिजाइन और क्रिएटिविटी मैन्युफैक्चरिंग को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, जैसे जर्मनी और इटली में होता है। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया एक अजीब कॉन्ट्रडिक्शन है। टैलेंट बहुत ज्यादा लेकिन सिस्टम कमजोर। यंग पॉपुलेशन, डिजिटल एक्सपोजर और मीडिया इंडस्ट्री का साइज ऑलरेडी 2.5 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। 2030 तक सिर्फ एवीजीसी सेक्टर में 20 लाख लोगों की जरूरत होगी। इंडिया के पास 300 से ज्यादा जीआई टैग हैंडीक्राफ्ट्स है, मतलब ऑफिशियली प्रोटेक्टेड क्रिएटिव एसेट्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आईपी लॉज स्लो हैं। क्रिएटिविटी को एजुकेशन में इंपॉर्टेंस नहीं मिलती और आर्टिस्ट्स और आर्टिसंस फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर हैं। लैंग्वेज डाइवर्सिटी को एडवांटेज के बजाय प्रॉब्लम समझा जाता है। ये सब मिलकर पोटेंशियल को रोक देते हैं। अब अपने जम्मू और कश्मीर की बात करें तो जम्मू और कश्मीर सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं बल्कि ऑरेंज इकोनॉमी का रियल टेस्ट है। यहाँ 179 क्राफ्ट क्लस्टर्स हैं और लगभग 3.5 लाख लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। पश्मीना, कारपेट्स, पेपर माशी, वुड कार्विंग, सब कुछ। सिर्फ कानेहामा में 5000 वीवर्स जीआई टैग पश्मीना बनाते हैं। 2024 से 25 में हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट्स 2567 करोड़ तक पहुंच गए। 3 सालों में डबल। 2025 से 26 के पहले क्वार्टर में ही 243% ग्रोथ देखी गई। ये बताता है कि पोटेंशियल असल है। अब बात है कि ये मॉडल क्यों काम कर सकता है। हैवी इंडस्ट्री यहाँ मुश्किल है, यानी टेरेन की वजह से मैन्युफैक्चरिंग महंगी पड़ती है, लेकिन
एक शॉट या एक डिजिटल स्टोरी कहीं से भी दुनिया तक जा सकती है। यहाँ टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट्स और डिजिटल कंटेंट मिलकर एक साथ इकोसिस्टम बना सकते हैं। एक टूरिस्ट कश्मीर आता है, क्राफ्ट्स खरीदता है, क्राफ्ट ऑनलाइन प्रमोट होता है और टूरिस्ट्स आते हैं, फिल्म मेकर्स स्टोरीज रिकॉर्ड करते हैं, कल्चर मोनेटाइज होता है। लेकिन चैलेंजेस भी कम नहीं। 1999 से 2018 तक ग्रोथ 3.62% थी। ब्रांडिंग वीक है, कॉपीज मार्केट में भरपूर है, मिडलमैन ज्यादा है और आर्टिसन को कम पैसा मिलता है। ऑथेंटिसिटी खत्म होने का खतरा है। सबसे बड़ा सच ये है कि अगर कहानी खत्म हो गई तो प्रोडक्ट की वैल्यू भी खत्म हो जाएगी। अब करना क्या होगा? आर्टिसंस को कलेक्टिव्स में ऑर्गेनाइज करना, आईपी लॉज को स्ट्रॉन्ग बनाना, यूथ को डिजिटल कंटेंट स्किल्स देना और फाइनेंशियल सपोर्ट देना बिना उनकी ओरिजिनलिटी खत्म किए। ये ग्लैमरस नहीं लगता नाजरीन, लेकिन यही फाउंडेशनल चीजें हैं। आखिर बात सिंपल है, श्रीनगर के एक लूम पर बनता हुआ कारपेट सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि वक्त, मेहनत और रिवायत का हसीन मिक्स है। सवाल यह है कि क्या हम अपनी इकोनॉमी को भी उतनी ही खूबसूरती और सब्र के साथ डिजाइन कर सकते हैं? जवाब अभी लिखा नहीं गया और शायद वहीं से असली क्रिएटिविटी शुरू हो सकती है। नाज़रीन, आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी मजीद मालूमात के लिए आप बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।